बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हम सबको इल्म नाफ़िअ अता करे, आमीन। पेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिहाज से 3 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहला ग्रुप जो है वो ये है कि ऐसा मटेरियल कि जब उसको स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें तो वो एक इम्परमिएबल लेयर में तब्दील हो जाए। इम्परमिएबल लेयर, ऐसी लेयर जो अपने अंदर से किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने ना दे। आपने सुना हो ना, परमिएबल मतलब इजाजत है और इम्परमिएबल इजाजत नहीं है। क्लियर है? अब ये जो इम्परमिएबल लेयर बने स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये क्या करेगी? ये हर एनवायरमेंटल फैक्टर को रोकेगी, उसको इजाजत नहीं देगी, बैरियर का काम करेगी। क्या करेगी? बैरियर का काम। हर वो पेंट मटेरियल जो इम्परमिएबल लेयर बनाकर नीचे वाली सबस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करेगा, उसको हम कैटेगराइज करते हैं बैरियर के पेंट के अंदर। उस ग्रुप को क्या कहते हैं जी? बैरियर है, बैरियर पेंट। और बैरियर पेंट का ये फायदा होता है कि इससे सिंगल लेयर भी आप सिर्फ जस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, सिंगल कोटिंग अप्लाई कर देंगे, तो वो सिंगल कोटिंग भी प्रोटेक्शन का काम करेगी और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का काम करेगी। क्योंकि इसने यह जब बैरियर लगाओ ना, अक्सर आपने देखा होगा जब गुजर रहे होते हैं नाके पे भी बैरियर लगा होता है और वहां से आप गुजर सकते हैं। बैरियर का मतलब भी रुकावट होता है, आपको रोकना होता है। इसी तरह यहां पे भी हर वो पेंट जो इम्परमिएबल लेयर बनाकर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रोक दे और स्ट्रक्चर तक पहुंचने ना दे, उस मटेरियल को हम बैरियर कहते हैं। उस मटेरियल को, उस पेंट मटेरियल को हम बैरियर कहते हैं। और बैरियर कौन सी लेयर बनाकर प्रोटेक्ट करते हैं? इम्परमिएबल लेयर। कौन सी लेयर जी? इम्परमिएबल लेयर बनाकर प्रोटेक्ट करता है। और इम्परमिएबल लेयर तो इतनी जबरदस्त है कि सबसे छोटा कंटेमिनेंट जो कि आयंस हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, आम आंख से नजर भी नहीं आते, उनको भी रेजिस्टेंस देता है। इम्परमिएबल लेयर मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव। हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव होनी चाहिए इम्परमिएबल लेयर। बात समझ आ रही है ना बेटा? सो एक पेंट की काइंड ये हुई, एक पेंट की क्लास वो हुई जैसे जो इम्परमिएबल लेयर बनाकर, हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव इम्परमिएबल लेयर बनाकर बैरियर बना दे और स्ट्रक्चर तक तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को पहुंचने ना दे, स्ट्रक्चर महफूज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इनकी मिसालें ले लेते हैं। इपॉक्सी, पॉलीयूरिथेन्स। अब ये जो इपॉक्सीज और पॉलीयूरिथेन्स हैं, ये बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होते हैं और ये प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं। क्लियर है बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं। इसमें पॉलीयूरिथेन सबसे अच्छा पेंट है। पॉलीयूरिथेन सबसे अच्छा पेंट है, वो बेहतरीन बैरियर बनाता है, वो बेहतरीन बैरियर बनाता है। फ्यून बॉन्डेड इपॉक्सी बेहतरीन बैरियर बनाती है। तो इनका सिंगल कोट भी कैन प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सबस्ट्रेट। यहां तक बात क्लियर है बेटा? दूसरी क्लास की तरफ आते हैं। दूसरी क्लास ये है कि कुछ पेंट ऐसे हैं कि उनके अंदर हम एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स डाल देते हैं। कुछ पेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स डाल देते हैं। ये एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स क्या होते हैं? एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स, पिगमेंट्स किसको कहते हैं? पिगमेंट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं। कभी भी हल नहीं होते, दे ऑलवेज रिमेन सॉलिड। वो किसी चीज में डिसॉल्व नहीं होते। पिगमेंट्स को पानी में डाल दें, हल नहीं होंगे। पिगमेंट्स को बाइंडर में डाल दें, हल नहीं होंगे। पिगमेंट को व्हीकल के अंदर डाल दें, हल नहीं होंगे। पिगमेंट्स सॉलिड हैं, सॉलिड रहते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं। वैसे ही एक पेंट से हटके अगर एग्जांपल दूं तो रेत है ना, रेत, उसको पानी में डाल दें तो रेत पानी में हल होती है। तो जो हल ही नहीं होने वाला सॉलिड पार्टिकल है और सॉलिड भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं फिर? पिगमेंट। समझ रहे हैं बात? अब मैंने ये कहा कि कुछ एंटी क्रॉसिव, क्रोयन को रोकने वाले पैसिवेटिव पिगमेंट्स होते हैं, ये हम पेंट के अंदर डाले होते हैं। तो जिन पेंट मटेरियल के अंदर एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स डाले होते हैं, जब इनको स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिल्म ये भी बनाते हैं प्रोटेक्टिव, लेकिन इनकी फिल्म बनाने का अंदाज ये होता है कि पेंट के अंदर चूंकि ये मौजूद है एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स, तो ये एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स स्ट्रक्चर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं
और रिएक्शन के नतीजे में एक नई फिल्म पैसिवेटिव प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं। और वो पैसिवेटिव प्रोटेक्टिव फिल्म क्या करती है, आपके स्ट्रक्चर को पैसिवेट कर देती है। और पैसिवेट जब कोई स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो किसी किस्म का क्रोयन केमिकल रिएक्शन नहीं करता। समझे बात? अब दोनों में फर्क देखें। बैरियर में पेंट मटेरियल आपस में ही क्योर होकर हार्ड प्रोटेक्टिव फिल्म बना रहा है, और पैसिवेशन में पेंट मटेरियल में से कुछ कंपोनेंट यानी पिगमेंट्स, एंटीक्रॉसिव पिगमेंट्स, वो स्ट्रक्चर के साथ केमिकल रिएक्शन बन करके फिर पैसिवेटिव प्रोटेक्टिव फिल्म बना रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो इस जैसे उस कैटेगरी को हम बैरियर कहते हैं, वो पेंट जो पैसिवेटिव प्रोटेक्टिव फिल्म बनाकर अंडरलाइंग सबस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम पैसिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पैसिवेशन। तो कुछ पेंट बैरियर वाले होते हैं और कुछ पेंट पैसिवेशन वाले होते हैं। बैरियर वाले पेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं, और जबकि ये पैसिवेशन वाले पेंट जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देते हैं। और जब भी पैसिवेटिव पेंट्स आप अप्लाई करेंगे तो जरूरी है कि उनके ऊपर बैरियर प्रिंसिपल वाला कोई ना कोई कोट जरूर हो, सीलर जरूर लगे। याद रखें, बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होने वाली इम्परमिएबल लेयर जो बनती है, वो इम्परमिएबल लेयर जब तक 4 कोट सिस्टम है तो उनमें से जब तक एक इम्परमिएबल लेयर नहीं ना बनेगी तब तक जो है वो प्रोटेक्शन 100% कवर नहीं होगी। इसलिए जरूरी होती है कि बैरियर प्रिंसिपल वाले लेयर जो है वो जरूर अप्लाई की जाए। अब यहां पे क्या होता है, कहते हैं जब आप पैसिवेशन वाले पेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमने कहा एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स होते हैं, और वो एंटी क्रॉसिव पिगमेंट्स स्ट्रक्चर के साथ केमिकल रिएक्शन करके एंटी क्रॉसिव या पैसिवेटिव प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं, और वो प्रोटेक्टिव फिल्म फिर क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इस प्रोटेक्टिव फिल्म के ऊपर फिर अब दूसरा कोट ऐसे पेंट का लगाना है, ऐसे पिगमेंट्स का लगाना है जो इसके ऊपर बैरियर का काम करे, जो इसके ऊपर बैरियर का काम करे। यही वजह है कि स्पेसिफिकेशन के अंदर कंप्लायंट सॉल्वेंट बेस्ड पेंट सिस्टम है, वाटरबोर्न एक्रेलिक पेंट सिस्टम है, उनमें उन्होंने बताया कि अगर आप पैसिवेटिव प्रोटेक्टिव फिल्म वाला पेंट अप्लाई करेंगे तो फिर दूसरा कोट जो आप अप्लाई करेंगे उसमें पिगमेंट मायो डालेंगे। कौन सा पिगमेंट डालेंगे? मायो। ये मायो क्या है जी? ये मिकेशियस आयरन ऑक्साइड वाले पिगमेंट्स होते हैं। मिकेशियस आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स, मायो, माइका, ग्लास फ्लेक, एल्यूमिनियम फ्लेक, पिगमेंट्स का काम क्या होता है और ये कैसे दिखते हैं? ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और इनको लैमिनार पिगमेंट कहा जाता है। आपने लफ्ज लैमिना सुना होगा। लैमिना पत्ते का सब्ज हिस्सा जो होता है उसको लैमिना कहा जाता है। तो पत्ते की मानद फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और ये जो फ्लैट पिगमेंट्स हैं, जब आप पेंट अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप किस तरह अरेंज करते हैं कि उनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, जिसकी वजह से ये देखें ना, ये 2 टेबल जुड़े हुए हैं। जब यूं 2 टेबल आप साथ साथ जोड़ देंगे तो दरमियान में गैप्स फिर भी रह जाते हैं, जहां से सॉल्वेंट नीचे जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये फिल्म इम्परमिएबल बन जाए तो फिर जरूरी है कि आप इन दोनों टेबल्स को इस तरह जोड़े कि ये कुछ हिस्सा जहां पे ये ज्वाइंट बन रहा था वहां पे ओवरलैप्ड हो। जब ओवरलैप्ड होंगे तो फिर इम्परमिएबिलिटी मिलेगी। समझ रहे बात? और वो बैरियर का काम करेगा, फिर बेहतरीन बैरियर हो जाएगा। डन भाई? अच्छा, तो तीसरी किस्म के जो पेंट हैं, तीसरी किस्म के पेंट कैथोडिक प्रोटेक्शन वाले पेंट होते हैं। अब ये जो चैप्टर 1 और 13 के अंदर कैथोडिक प्रोटेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? हमने कहा कि जब भी 2 मुख्तलिफ मेटल्स आपस में जोड़ी जाती हैं तो उनमें से एक मोर नोबल होती है और एक लेस नोबल होती है। मोर नोबल मेटल की वजह से जो लेस नोबल मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एनोड बनती है, और एनोड हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड्स बनाता है। लिहाजा हमने कंक्लूड किया था कि हर वो मटेरियल जो एनोड होगा वो क्रोड होगा, और जो मटेरियल फिर कैथोड बन रहा था वो प्रोटेक्ट हो रहा था, और इसे ही हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन कहा था। यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन वाला पेंट जो होता है वो बायोमेटालिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है। हमने उसमें तो कहा था कि एक स्ट्रक्चर है, उसके साथ हम जिंक के ब्लॉक रख देते हैं और उनको मेटालिक पाथ के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो जिंक के ब्लॉक्स हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके स्ट्रक्चर को मुहैया होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को मुहैया हो रहे होंगे तो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन रिसीवर बनकर, कैथोड बनकर प्रोटेक्ट रहेगा।
अब यही काम जो हम इस सैक्रिफिशियल एनोड सिस्टम के तहत कर रहे थे, अब हम जिंक के ब्लॉक नहीं रख रहे, बल्कि पेंट मटेरियल को एनोडिक प्रॉपर्टीज देने के लिए पेंट के अंदर ही मेटालिक पिगमेंट डाल दिए जाते हैं। पेंट के अंदर ही क्या डाले जाते हैं? मेटालिक पिगमेंट डाल दिए जाते हैं। और ये जो मेटालिक पिगमेंट है, फिर ये एज ए सैक्रिफिशियल एनोड का काम करते हैं पेंट के अंदर। पेंट को एनोडिक प्रॉपर्टी देने के लिए, कोटिंग को एनोडिक प्रॉपर्टी देने के लिए उसमें हम मेटालिक पिगमेंट ऐड करते हैं। और ऑब्जर्वेशन ये है कि दो मेटालिक पिगमेंट ऐसे हैं जो ज्यादातर ऐड करते हैं इस काम के लिए। वैसे भी हमने देखा था गैल्वेनिक लिस्ट में, हम अपने स्टील स्ट्रक्चर को महफूज बनाने के लिए बतौर सैक्रिफिशियल एनोड जिन मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते थे वो तीन थी। एक एल्यूमिनियम था, दूसरा जिंक था और तीसरा मैग्नीशियम था। इसमें जो मैग्नीशियम है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिव है, इसलिए जो एल्यूमिनियम और जिंक है, इन दोनों मेटल्स को एज ए सैक्रिफिशियल मेटालिक पिगमेंट जो है वो हम पेंट में डाल सकते हैं और पेंट को एनोडिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब देखें कौन सा पिगमेंट कब डालना हो, याद रखें। अब जैसे कि हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट हमारा ऑफशोर और दूसरा एनवायरनमेंट हमारा ऑनशोर। मोस्टली रिकमेंडेशन जब की जाती है तो जो ऑनशोर एनवायरनमेंट होता है उसमें एल्यूमिनियम मेटल को रिकमेंड किया जाता है, और जो आपका ऑफशोर एनवायरनमेंट है, ऑफशोर एनवायरनमेंट, उसमें जिंक मेटल रिकमेंड की जाती है एज ए सैक्रिफिशियल एनोड। समझ गए बात? यानी पेंट जब आपने ऑन शोर कंपोनेंट्स के लिए तैयार करना होगा और कैथोडिक प्रोटेक्शन के जरिए कैथोडिक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाकर स्ट्रक्चर को महफूज करना होगा, तो तब आप इस काम के लिए मेटालिक पिगमेंट्स का इंतखाब करते हैं। और मेटालिक पिगमेंट्स पेंट को एनोडिक प्रॉपर्टी मुहैया करते हैं। और इसके पीछे जो बेस कॉन्सेप्ट है, असूल है, वो बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट है, जिसमें दो मुख्तलिफ मेटल्स को हम जोड़ते हैं तो एक मेटल जो मोर नोबल होती है वो कैथोड बन जाती है, और वो मेटल जो दूसरी जो लेस नोबल होती है वो एनोड बनकर क्रोड होना शुरू हो जाती है। प्रोटेक्टिव फिल्म्स की बेस पे क्लासिफाई करें तो पता चलता है कि जनाब तीन तरह के पेंट हैं, बैरियर है, पैसिवेशन है और कैथोडिक प्रोटेक्शन है। क्या सिर्फ ये एक ही बेस काफी है? नहीं, दुनिया में पेंट की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बेस पर है। अब उनमें से कुछ पैरामीटर ऐसे हैं कि जो पेंट से काम लिया जा रहा हो उसी काम की बुनियाद पे ही पेंट का नाम रख दिया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। जैसे मिसाल के तौर पर एंटी फाउलिंग पेंट ये कैसे पेंट्स होते हैं? पहले एंटी फाउलिंग को समझने से पहले फाउलिंग को समझना पड़ेगा। फाउलिंग यानी फाउलेंट्स क्या होते हैं? याद रखिए, जब कोई भी स्ट्रक्चर पानी के अंदर खड़ा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर खड़ा रहता है, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर काई जम जाती है, काई ग्रो कर जाती है। यह जो काई है ये फाउलेंट है। ये जो फाउलेंट्स होते हैं ये बाय नेचर प्लांट और एनिमल स्पीशीज के होते हैं, यानी प्लांट्स भी इसमें हैं और एनिमल स्पीशीज के भी हैं। दोनों किस्म के फाउलेंट्स होते हैं, और ये फाउलेंट्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चर पर ग्रो करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर को क्रोड करते हैं और दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर की वर्क एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। अब जो स्ट्रक्चर पानी के अंदर मुसलसल इंस्टॉल किया और मुसलसल उधर ही खड़ा रहना है, पानी के अंदर ही रुके हुए पानी के अंदर ही इंस्टॉल्ड है, तो फिर वहां पे एंटी फाउलिंग पेंट लगाए जाते हैं जो उन फाउलेंट्स को मार देते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते, उनको रिप्रोड्यूस नहीं होने देते। क्लियर है बेटा? एंटी फाउलिंग पेंट्स ये मोस्टली जो शिप हल्स होते हैं उनके ऊपर किए जाते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स, फिक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर किए जाते हैं। समझ रहे बात बेटा? तो ये एंटी फाउलिंग पेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी देखें, आप रोड से आ रहे थे तो रोड्स के ऊपर लाइनें लगी हुई थी, वो मार्किंग हुई है ना रोड, उसे रोड मार्किंग, तो वो पेंट जो रोड मार्किंग के लिए यूज हो रहे हैं, हमने कहा रोड मार्किंग पेंट्स हैं। इसी तरह आपके हीट रेजिस्टिव पेंट्स हैं, फायर प्रूफिंग पेंट्स हैं, और इसके अलावा एंटी क्रॉसिव पेंट्स हैं और मैनी मोर। यानी जो मकसद हो पेंट का, जो काम लेना हो पेंट से, वही उसका नाम रख लिया, वही उसकी क्लास है। ठीक है? हम ज्यादातर कोरोजन के अगेंस्ट पेंट यूज करते हो तो हम कहते हैं हमारे पेंट ज्यादातर एंटी क्रॉसिव होते हैं। कौन से होते हैं जी? एंटी क्रॉसिव होते हैं। यहां तक बात क्लियर है बेटा?
फर्दर क्या कोई और भी क्लास है? बिल्कुल है जी। पेंट जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो सप्लाई के एतबार से भी इसकी क्लास है ना। आपने देखा होगा पेंट 3 तरह की क्लासेस में दिखते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में पेंट्स होते हैं, या पाउडर फॉर्म में पेंट्स होते हैं, या सॉल्वेंट फ्री या मल्टी कंपोनेंट फॉर्म में पेंट्स होते हैं। मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स की सूरत में पेंट होते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड पेंट्स की बात करते हैं। लिक्विड पेंट्स आपको पता है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, देखा भी होगा, अप्लाई भी किए होंगे। लिक्विड पेंट्स जो होते हैं ये वो पेंट्स हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। लिक्विड सॉल्वेंट कंटेनिंग लिक्विड पेंट्स, सॉल्वेंट कंटेनिंग लिक्विड पेंट्स, इनके अंदर कंपैटिबल सॉल्वेंट मौजूद होता है। वो सॉल्वेंट पानी हो सकता है, वो सॉल्वेंट हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्वेंट को प्रॉपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सॉल्वेंट कंटेनिंग पेंट, बल्कि एक कैटेगरी है पानी यानी वाटर, और दूसरी कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स को फर्दर सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और कीटोन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आम जो सॉल्वेंट जो आपने देखे हुए हैं, स्पिरिट यूज करते हैं, मट्टी का तेल यूज करते हैं, हम पेट्रोल यूज करते हैं। हाँ, तो ये हमारे आम जो इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स हैं, इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? मैंने जरा थोड़ा आसान करके आपको बता दिया, टेक्निकली नहीं बात की यहाँ पे। हाँ, ये नहीं कहा कि इनके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और मैंने ये भी नहीं कहा कि ये जब इनकी फॉर्मेशन देखते हैं तो वो बिल्कुल चेन फॉर्म में होते हैं। हाँ, ये रिंग फॉर्म में नहीं होते, ये तो नहीं ना कहा, और सुना भी नहीं आपने। हाँ, चलें। और उसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये देखें, ये ज़ाइलीन, टोलुइन और बेंजीन, ये एक मखसूस अरोमा वाले होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये इनकी स्ट्रेंथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की निस्बत ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके बाद में कीटोन्स है। अच्छा, इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसका अंदाजा आप कैसे लगाते हैं? सॉल्वेंट स्ट्रेंथ, कि कौन सा सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सॉल्वेंट वीक है। सही। अब देखें, डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी, जरा तवज्जो फरमाएं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। इसमें कार्बन 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 रीढ़ की हड्डी का काम करती है, यानी जो बेस स्ट्रक्चर है वो कार्बन से बना होता है, और उसके साथ कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसको सैचुरेट करने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और ये जो कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कभी सिंगल, कभी डबल या कभी ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं तो हम कह देते हैं ये सैचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं तो हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है। खैर, अब आपके पास अगर 2 सॉल्वेंट हो, एक पेट्रोल हो और दूसरा बेंजीन हो, और आपको यह देखना है कि दोनों में किसका किस स्ट्रेंथ या कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर किस बेस पे देखेंगे? याद रखें, आप दोनों का केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर देखें और उसमें देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिस फार्मूले के अंदर कार्बन के एटम्स की तादाद कम होगी वो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होगा। वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होगा। और मिसाल देख लें, अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो वो हेक्सेन आपको वर्ड में आता है ना, उसमें कार्बन की तादाद जो है वो 8 से भी ज्यादा होती है। क्लियर है? और अगर आप बेंजीन की बात करें तो उसमें कार्बन की तादाद 6 होती है। तो दोनों में फर्क देखें तो ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हैं तो कार्बन के एटम्स की तादाद क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब है हर नीचे वाला सॉल्वेंट ऊपर वाले की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है बेटा? तो ये क्यों देखना जरूरी होता है? देखिए, जब भी कभी पेंट बनाया जाता है तो एक सबसे पहला एक कंपोनेंट है जिसको हम बाइंडर कहते हैं, और बाइंडर के बगैर किसी भी किस्म का पेंट नहीं बना सकते। बाइंडर के बगैर किसी भी किस्म का पेंट नहीं बना सकते। हम सिंपल ये करते हैं कि बाइंडर अगर स्ट्रॉन्ग बाइंडर है तो उसको हल भी स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट में ही होना है, यानी कंपैटिबिलिटी ये है कि स्ट्रॉन्ग बाइंडर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट में हल होगा और वीक बाइंडर वीक सॉल्वेंट में हल होगा। और जब आप एक कोट कर रहे होते हैं, फिर दूसरा कर रहे होते हैं, फिर तीसरा कर रहे होते हैं, तो ये कोट्स की स्ट्रेंथ के एतबार से भी वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए।
ये ना हो कि नीचे आप वीक लगा दें और ऊपर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वाला कोट लगा दें। नीचे कोट लगाएं पहला और उसमें वीक सॉल्वेंट हो, और ऊपर आप स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वाला लगा दें। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट क्या करता है, वो वीक सॉल्वेंट को वाले पेंट को कोटिंग को वहां से या तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, लिफ्ट का कर देता है, यानी लिफ्टिंग रिंकलिंग इस किस्म के कोटिंग फॉल्ट आ जाता है, या वैसे ही उतार देता है, वैसे ही रिमूव कर देता है उसको, लिक्विफाई करके हार्ड कोटिंग को लिक्विफाई करके रिमूव कर देता है। खवातीन इस असूल को बड़ी अच्छी तरह समझती है, वो नेल पॉलिश लगाती है ना, बाद में रिमूवर लेके साफ कर देती है, वो भी तो पेंट ही है ना, वो उनके एस्थेटिक को बढ़ाता है। हाँ, तो वो उसके लिए लगाती है, फिल्म बन जाती है, काम निकल जाता है तो फिर रिमूव कर देती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट का इंतखाब किया है उसको रिमूव करने के लिए। क्लियर है बेटा? तो खैर ये थे हमारा सॉल्वेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा जो पेंट सॉल्वेंट कंटेनिंग पेंट होंगे वो हमारे लिक्विड पेंट्स होंगे। फील्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लिक्विड पेंट्स हैं। फील्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कौन से पेंट्स हैं जी? लिक्विड पेंट्स हैं। आज भी मोर देन 70% सेल्स वॉल्यूम जो है वो मार्केट में लिक्विड पेंट्स का ही है। क्लियर? अच्छा, लिक्विड पेंट्स के अलावा क्या मार्केट में और किस्म किस शेप में शक्ल में सूरत हाल में पेंट मिलता है? और वो याद रखे पाउडर है। वो कौन सा है? पाउडर। पाउडर की थोड़ी सी पहले फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं पेंट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बाइंडर्स हैं, वो उसके अंदर पिगमेंट्स हैं, या उसके अंदर एडिटिव्स हैं, जो भी फार्मूले के मुताबिक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद उनके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है। जितने इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा या बड़ा या हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बाइंडर्स का होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बाइंडर्स के मेल्टिंग पॉइंट तक, बाइंडर्स के मेल्टिंग पॉइंट तक पेंट को मेल्ट किया जाता है। या पेंट सारे इंग्रेडिएंट्स एक चीज में डालें और फिर उनको वहां पे गर्म करें, मेल्ट करें, तो सारा ही पिघल जाएगा, सब पिघल जाएगा और पिघल कर एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठंडा करने पर वो मिक्सचर दोबारा से हार्ड हो जाता है। फिर क्या किया जाता है? उस हार्ड होमोजेनियस मिक्सचर को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और उतना ग्राइंड किया जाता है जितना के पाउडर पार्टिकल या पाउडर पेंट के हर पार्टिकल का साइज एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। फाइन ग्राइंडिंग कर ली, एक्सपेक्टेड पिगमेंट साइज हासिल कर लिया, जब कर लिया तो चलो जी पाउडर पेंट तैयार हो गया। अब पाउडर पेंट की एप्लीकेशन थोड़ी सी उसका टच दिया हुआ है कि देखिए जी, पाउडर पेंट की एप्लीकेशन के लिए हमें या तो अपने स्ट्रक्चर को प्री हीट करना होता है या पोस्ट हीट करना होता है। फर्ज किया हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और हमने कहा कि जी प्री हीट करना है, और प्री हीट करने की वजह, सबसे पहले स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ देखें। अगर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है, उस बेहतरीन इंटेग्रिटी, बेहतरीन स्ट्रेंथ रखने वाला है और ज्यादा देर तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर प्री हीट करें। 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर को प्री हीट किया जाता है। फिर उस प्री हीटेड स्ट्रक्चर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिकली पेंट को स्प्रे किया जाएगा। किस तरह? इलेक्ट्रोस्टैटिकली पेंट को स्प्रे किया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिकली से मुराद कि स्ट्रक्चर जिसको प्री हीट किया उसको कैथोड बनाकर और जो स्प्रे कर रहे हैं उसकी टिप को एनोड बनाकर, ताकि पेंट का हर पार्टिकल पॉजिटिव बन के इलेक्ट्रोस्टैटिकली अप्लाई हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे एप्लीकेशन मेथड। उसके तहत आप पाउडर को स्ट्रक्चर के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जिससे पाउडर पार्टिकल्स गर्म स्ट्रक्चर पर जाके जब हिट होता है तो वो भी मेल्ट होकर प्रोटेक्टिव फिल्म में तब्दील हो जाता है। और ये 1 से 2 मिनट का काम होता है सर। 1 से 2 मिनट के अंदर क्योरिंग हो जाती है बस पाउडर कोटिंग। इसी तरह एक होती है पोस्ट हीट। पोस्ट हीट में ये होता है कि अगर स्ट्रक्चर वीक है, ज्यादा देर तक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्ट्रक्चर पर कहीं स्ट्रेस आया हुआ है, कोई लोड है, कोई स्ट्रेस मौजूद है, कोई ऐसा जॉइंट है कि आप समझते हैं कि इसको ज्यादा देर टेम्परेचर देंगे तो ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर पहले पेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्प्रे किया जाता है, बाद में उसको शॉर्ट टाइम के लिए उसको हीट किया जाता है, बस 1 से 2 मिनट के, बस जैसे हीट दी है 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, फौरन जो है वो प्योर हो गए। क्लियर है? तो पाउडर पेंट्स इस तरह बनते हैं और इस तरह अप्लाई होते हैं। उसके बाद फर्दर देखते हैं जी, क्या पेंट जो है एक और फॉर्म में मौजूद है, मार्केट में मिलता है, और वो है मल्टी कंपोनेंट पेंट।
उन्हें हम MCLs भी कहते हैं, मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स, मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स या मल्टी कंपोनेंट पेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी कंपोनेंट। पिछले जितने भी दोनों टाइप्स आपने पढ़ी थी ना, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके मिक्स करके तैयार कर दिया था। यहां पे ऐसा नहीं होता, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे नहीं होते। यहां पे बाइंडर्स यानी बेस अलग होता है, एक केमिकल अलग होता है, एक पैक में पैक, और दूसरा केमिकल जिसकी वजह से इस पेंट ने हार्ड प्रोटेक्टिव फिल्म में तब्दील होना है, उस केमिकल को हम क्योरिंग एजेंट भी कहते हैं। वो जो क्योरिंग एजेंट है, दूसरा केमिकल है, वो दूसरे पैक में पैक होता है, इसलिए इसे ऐसे मटेरियल को टू पैक मटेरियल भी कहते हैं, मल्टी कंपोनेंट पेंट भी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग केमिकल्स हैं, एक में बेस है, एक में क्योरिंग एजेंट है। एक में बेस है और दूसरे में क्या है, क्योरिंग एजेंट, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, टू पैक मटेरियल। क्या कह रहे हैं, टू पैक मटेरियल, अलग अलग पैकिंग हुई हुई है। ये टू पैक मटेरियल को मल्टी कंपोनेंट पेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी कंपोनेंट पेंट्स भी कहते हैं, या मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स भी कहते हैं, MCLs, L और S, MCLS। तो मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स, मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स। ये जो टू पैक मटेरियल है, एक में पैक ए में बेस और पैक बी में क्योरिंग एजेंट। ये जो क्योरिंग एजेंट है, इसके लिए डिफरेंट फील्ड में टर्म्स यूज होती हैं। इसे क्योरिंग एजेंट भी कहते हैं, इसको एक्टिवेटर भी कहते हैं, इसको हार्डनर भी कहते हैं। समझ रहे बात। तो ये दो मटेरियल अलग अलग, ये इसलिए हमारा हो गया मल्टी कंपोनेंट पेंट। और इसके अंदर कोई सॉल्वेंट नजर आया आपको, कोई सॉल्वेंट नहीं है, इसलिए ये सॉल्वेंट फ्री पेंट भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, सॉल्वेंट फ्री पेंट्स। इनमें दो कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है और मिलाने से वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस के नतीजे में वो हार्ड और क्योर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर उनको क्योरिंग के लिए कोई थोड़ी माइनर क्वांटिटी सॉल्वेंट की चाहिए भी, तो वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बाय प्रोडक्ट के तौर पर उसमें वो सॉल्वेंट प्रोड्यूस उतना सा हो जाता है जो उसको क्योरिंग में हेल्प करता है। क्लियर है। तो इसलिए तीसरी कैटेगरी कौन सी सामने आई, MCLs, मल्टी कंपोनेंट पेंट्स, टू पैक मटेरियल, मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स, सॉल्वेंट फ्री पेंट्स। क्लियर है बेटा। तो ये हैं वो मेन क्लासेस। ये अभी तक जो हमने जितना डिस्कस किया, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंट।